हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ज्ञान जंक्शन। मैं हूं दिलीप और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर को दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग थ्योरी को समझेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और सेकेंड पार्ट में हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना कोई देर किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहले समझते हैं कि व्हाट इज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कन्वर्टेड टू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। मतलब ये हुआ कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस अगर कन्वर्ट हो जाता है रिएक्शन के बाद वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस में, तो इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसमें दो पार्ट हो गया। एक हो गया कि जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, मतलब ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में जिसके जो टेक पार्ट करता है रिएक्शन में, जैसे A प्लस बी रिएक्ट होकर अगर C प्लस डी बना रहा है तो A और B ये दोनों को हम रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। और C प्लस डी जो रिएक्शन के बाद जो बना उसको बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट, मीन्स उत्पाद। तो ये इसका दो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक वो होता है जो रिएक्शन में भाग लेता है और उत्पाद वो होता है जो रिएक्शन के बाद बनता है। रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं और जो रिएक्शन में टेक पार्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो केमिकल रिएक्शन जब जो होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन होता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे केमिकल रिएक्शन जब हो रहा है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होगा। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस होगा, मतलब अगर चेंज इन मास हुआ, चेंज इन एनर्जी हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, परमानेंट चेंज इन कलर हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ। तो इतना सारा चीज़ अगर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक लास्ट में प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट होता है जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, वो एक इनसोल्युबल सॉलिड होता है जो कि बन जाता है, उसको लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है उससे समझते हैं। CH4O2, CH4 और O2 रिएक्ट करता है, CO2 प्लस H2O बनाता है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि CH4 और CO2 क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों जो बना वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? किसको बोलेंगे कि हमारा केमिकल चेंज हुआ है और किसको बोलेंगे कि हमारा फिजिकल चेंज हुआ है? तो कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। फिजिकल चेंज में क्या होता है? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ का रूप या स्वरूप बदल जाता है लेकिन इसकी रासायनिक संरचना में यानी कि केमिकल कंपोजिशन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि रासायनिक परिवर्तन में, केमिकल रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है और एक न्यू सब्सटेंस बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि केमिकल चेंज वैसे चेंज को बोलेंगे जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन जा रहा है। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ उसका रूप बदल जा रहा है, मतलब फॉर्म बदल जा रहा है। अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड बन जा रहा है, लिक्विड है तो गैस बन जा रहा है, बट केमिकल कंपोजिशन रिमेन्स सेम। तो वैसा चेंज को फिजिकल चेंज बोलेंगे। कुछ एग्जांपल देखते हैं और बेटर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे केमिकल चेंज का एग्जांपल है कंबस्शन। कंबस्शन जो है केमिकल चेंज का एग्जांपल है। कैसे? देखिए, कंबस्शन में क्या हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। एक सिंपल से एग्जांपल है कंबस्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन है या ऑक्सीजन है, अरे CO2 है। अभी देखिए जो प्रोडक्ट बना है CO2 आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन और ऑक्सीजन, ये बिल्कुल ही डिफरेंट कंपोजिशन है। इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है और अलग ही गुण धर्म का है, अलग ही इसका प्रॉपर्टी है।
प्रॉपर्टी भी चेंज हो गया और केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गया। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, मतलब इसमें केमिकल चेंज हो गया। ठीक है। दूसरा है रोटिंग। रोटिंग से मतलब है कि आपका सेब अगर कटा हुआ रखा है तो वो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, एयर के कंटेक्ट में आने के बाद वो आपका रोटिंग हो जाता है, मतलब ख़राब होने लगता है, सड़ने लगता है, तो वो भी हमारा केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। तीसरा है रस्टिंग। रस्टिंग जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना, सिंपल बोलते हैं कि जब लोहा जो होता है, आयरन का मेटेरियल जो होता है, अगर उसको खुले में छोड़ देते हैं तो वो मॉइस्चर के कंटेक्ट में आने के कारण उसमें जंग लग जाता है। तो वो जो जंग लग जाता है तो अगेन वो अलग उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो उसको रस्टिंग भी जो है हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। नेक्स्ट हो गया डाइजेशन। डाइजेशन जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो जो बिगर मॉलिक्यूल व स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स उसको पचाने के लिए यूज होता है, तो उस प्रोसेस को डाइजेशन बोलते हैं। तो ये डाइजेशन का चैप्टर हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर करेंगे, तो कहने मतलब ये डाइजेशन भी हमारा केमिकल चेंज का एग्जांपल है। तो इस नाम समझ गए, केमिकल चेंज वो हो गया जिसमें मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिजिकल चेंज। जैसा कि हम लोग पहले बात किए थे, फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका रूप बदल जाता है, सिर्फ उसका फॉर्म बदल जाता है, सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। तो जैसे देखिए मेल्टिंग, आइसक्रीम खाते हैं, अगर आइसक्रीम ज़्यादा देर तक रखे रहोगे हाथ में तो पिघल जाएगा, मतलब उसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ, सिंपल वो सॉलिड से लिक्विड बन गया, इसलिए वो फिजिकल चेंज है। अगर ये श्रेडिंग दे रहा है, वो कागज़ का टुकड़ा है, वो काट लेते हैं, उसको मशीन में रख के काटते हैं तो श्रेडिंग बोलते हैं, तो अगेन वो उसका स्वरूप चेंज हुआ, फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल वो है तो पेपर ही, बस उसको कट गया। ठीक है। बॉइलिंग कर रहे हैं, मतलब वाटर को बॉयल कर रहे हैं, तो वाटर को बॉयल कर रहे हैं तो लिक्विड से गैस बन जा रहा है, तो गैस बन जा रहा है तो वाटर ही, केमिकल कंपोजिशन सेम है बट इसका फॉर्म बदल गया, तो इसलिए फिजिकल चेंज है। चॉपिंग, सब्जी को काटना है, सब्जी को काट रहे हैं तो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है, स्वरूप बदल रहा है, रूप बदल रहा है। देयर इज नो एनी केमिकल चेंज, नो एनी केमिकल कंपोजिशन चेंज। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल फार्मूला और सिंबल टू शो द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कहने का मतलब यह है कि जब एक केमिकल इक्वेशन को हम लोग दिखाते हैं तो उसको दिखाने के लिए एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं। वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सिंबल होता है। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या, H। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2 है। तो उस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो H2O बनाता है। अभी देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो H2O बनाया, तो यानी कि जो हाइड्रोजन को हम क्या लिखे, H लिखे, ऑक्सीजन क्या लिखे, वो लिखे, अरे वाटर को क्या लिखे, H2O लिख दिए। तो H2O लिख दिए तो इसी को तो बोल रहे हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हैं कि उसका सिंबल ही डाल दे रहे हैं ताकि हम उसको इजीली दिखा सकें किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन समझ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है, इसको भी समझते हैं कि वाई केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब उसको हमको बैलेंस क्यों करना है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस क्यों करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसको बैलेंस करने का कारण यह है कि हम, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसको फॉलो करने के लिए, उसको मीट करने के लिए, उसको एडहेयर करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम लोग को बैलेंस करना रहता है केमिकल इक्वेशन को। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, मतलब
ना मास को हम क्षति कर सकते हैं और ना ही सृजन कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब ये हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड में जितना भी मास होगा उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग को वो बैलेंस होना चाहिए, तभी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा, इस थ्योरी को मीट करेंगे, इसके साथ को एडहेर रह रहा है। दैट्स वाई बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आता है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। कोई भी केमिकल इक्वेशन है, हमको उसको बैलेंस करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को आगे समझते हैं। स्टेप्स इन बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कुछ स्टेप है जिसको हम लोग देखेंगे और एग्जांपल से भी कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे बैलेंस किया जाता है। पहला है काउंट द एटम्स, सेकंड है बैलेंस एटम्स स्टार्टिंग विथ मेटल्स, थर्ड है चेक द इक्वेशन। चलिए ये हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि काउंट द एटम्स से क्या मतलब है, किसको काउंट करना है, कैसे काउंट करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं और उसको हम लोग समझते हैं। जैसे Mg+O2 ये रिएक्शन करके बनाता है MgO बनाता है। ठीक है ना, MgO बनाता है, यानी कि अब यहाँ बोला काउंट द एटम से मतलब है कि रिएक्टेंट साइड में देखिए, रिएक्टेंट साइड में ऐसे समझते हैं, ये हो गया रिएक्टेंट साइड, ये हो गया प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड का एटम को काउंट करेंगे और प्रोडक्ट साइड को एटम को भी काउंट करेंगे और वो बराबर होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो बैलेंस हो गया। अब देखिए ये Mg है, ये O है, मतलब ऑक्सीजन है। ठीक है, और तो कुछ इसमें नहीं है इस इक्वेशन में। तो रिएक्टेंट साइड में Mg मतलब मैग्नीशियम कितना है, 1 है। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितना है, यानी कि LHS में लेफ्ट साइड में कितना है, 2 है, O2 है। अब प्रोडक्ट साइड में कितना है, 1 है। अब देखिए Mg का रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में तो मैग्नीशियम 1 है, तो ये तो बैलेंस है। बट क्या ऑक्सीजन साइड में जो ऑक्सीजन है वो क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम है, तो नहीं सेम है। रिएक्टेंट साइड में 2 है, प्रोडक्ट साइड में 1 है। तो बैलेंस करने के लिए हमको प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा काम हो गया। लेकिन क्या ये काम हुआ, अभी हुआ नहीं है, अभी काम हमारा अधूरा है। कैसे अधूरा है वो देखते हैं। यहाँ तो हमने ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गया प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में 2 हो गया। तो यानी कि MgO में यहाँ 2 लगा दिए हम, MgO में यहाँ 2 लगा दिए, तो 2 लगा दिए तो आप ये देखिए 2 MgO हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 2 MgO, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमारा केमिकल इक्वेशन ही जो है सो चेंज हो जाएगा। हमको केमिकल इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, क्योंकि MgO है तो सबसे लेफ्ट साइड में लिखना है, यानी यहाँ लिखना है, इस जगह पे, यहाँ पे लिखना, ना कि यहाँ पे नहीं लिखना है। यहाँ लिखेंगे तो केमिकल इक्वेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, तो 2 MgO हो गया, 2 MgO हो गया। तो अब क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट इसके चक्कर में हमारा Mg भी 2 हो गया, प्रोडक्ट साइड में Mg भी 2 हो गया। तब प्रोडक्ट साइड में Mg भी 2 हो गया, यहाँ पे मतलब Mg में भी 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि यहाँ किया तो यहाँ भी हो गया, साथ ही साथ उसका लेके आ गया। अब जब प्रोडक्ट साइड में Mg 2 हो गया तो हमको रिएक्टेंट साइड में भी 2 करना पड़ेगा ना, तभी ना काम बनेगा। अब देखिए यहाँ 2 किए तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 मैग्नीशियम भी हो गया, तो 2 मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड में हो गया, तो रिएक्टेंट साइड में भी हमको 2 करना होगा, तभी तो देखो यहाँ तो रिएक्टेंट साइड में यहाँ 2 कर दिए। अब देखिए 2 Mg+O2 = 2 MgO। अब ये देखिए बैलेंस हो गया। क्लियर है। चलिए, और हम लोग इसको जब हम लोग क्वेश्चन आंसर को करेंगे, अलग अलग टाइप का और भी डिफिकल्ट इक्वेशंस को हम लोग बैलेंस करेंगे तो और क्लियर होगा। बेसिक कंसेप्ट हम लोग समझ गए। उसमें कंसेप्ट में यह है कि हम लोग पहले काउंट करेंगे रिएक्टेंट साइड के एटम्स को, प्रोडक्ट साइड के एटम्स को, और उसको बैलेंस करेंगे। ठीक है ना, कि कितना हमारा एटम्स LHS में है और RHS में है। ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हमेशा स्टार्ट करेंगे मेटल से, हमेशा मेटल से स्टार्ट करेंगे। जैसे Mg और वो में मेटल्स हमारा Mg है और वो जो है सो नॉन मेटल है, तो हम लोग सबसे पहले फोकस करेंगे मेटल्स को बैलेंस करने का, उसके बाद नॉन मेटल्स को। तो स्टार्ट करेंगे मेटल से और नॉन मेटल से। अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हमको करना है तो पहले हाइड्रोजन करेंगे, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो गया बैलेंस करने के लिए किसी भी केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो कितने टाइप का रिएक्शन हम लोग को इसमें देखना है इस चैप्टर में। तो जो मेन रिएक्शन है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं कि वो रिएक्शन होता क्या है। ठीक है ना। तो पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, जुड़ेगा। जुड़ेगा मतलब ए प्लस बी अगर है दो रिएक्टेंट तो जो बनेगा, अगर सी बन गया तो समझिए कि सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड ऐड होके एक सिंगल कंपाउंड बनाता है या एलिमेंट बनाता है, दैट इज सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ एग्जांपल दिया हुआ जैसे MgO प्लस CO2 MgCO3, CO प्लस O2 इजकल टू CO2, Na प्लस Cl2 इजकल टू NaCl। तो इस टाइप का H2 प्लस N2 तो NH3 अमोनिया को बोलते हैं। तो यहाँ देख के हम लोग समझ गए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ए केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर केमिकल कंबाइन टू जनरेट ए सिंगल न्यू कंपाउंड एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहाँ पे कंबाइन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से उल्टा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जहाँ पे दो अलग अलग एलिमेंट या कंपाउंड जुड़ के एक सिंगल बना रहा था, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक सिंगल जो है कंपोनेंट, सिंगल सब्सटेंस दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स में टूट के बन जा रहा है। यानी कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स व्हेन ए कॉम्प्लेक्स ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपल कंपोनेंट्स। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो दो या दो से डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जा रहा है। ठीक है ना, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, मतलब टूट जा रहा है। अब टूट जाता है तो टूटने का अलग अलग तरीका से टूटेगा। जैसे कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, कोई चीज़ को तोड़ना है तो बिना एनर्जी के तो काम होगा नहीं। तो एनर्जी उसको किस फॉर्म में मिलेगा, कि एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, एनर्जी का बहुत सारा फॉर्म है, तो किस फॉर्म से टूटेगा और नया और अलग अलग कंपोनेंट बनेगा, सिंपल कंपोनेंट बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए जनरली तीन तरह का हम लोग पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो एक होता है थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और फोटोलाइसिस। ठीक है ना। अभी देखिए थर्मोलाइसिस, पहला है थर्मोलाइसिस, मतलब है तीनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है। लेकिन थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, वो जो टूट रहा है कंपाउंड, जो टूटने के बाद दो या दो से अधिक बन रहा है, वो किस एनर्जी के कारण टूट रहा है उसके कारण डिफरेंस है। थर्मोलाइसिस वैसा रिएक्शन है, वैसा थर्मल रिएक्शन है, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें अगर हीट एनर्जी, मतलब हीट देने के बाद अगर वो टूट रहा है तो उसको थर्मोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, हो गया। सेम वे इलेक्ट्रोलाइसिस किसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस सेम चीज़, अगर वो टूट रहा है विद द इफेक्ट ऑफ या आफ्टर द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद अगर कोई चीज़ टूट रहा है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलेंगे। उसी तरह से फोटोलाइसिस बोलेंगे कि अगर लाइट का यूज हो रहा है, लाइट एनर्जी का यूज करके, लाइट एनर्जी को हम लोग फोटोन से बोलते हैं, पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी को फोटोन से बोलते हैं, तो फोटोन से फोटोलाइसिस होता है। ठीक है ना। तो फोटोन्स का एनर्जी का यूज करके अगर वो टूट रहा है, कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है, तो उसको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, ये तीन चीज़ हो गया, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन तरह का हो गया, याद हो गया, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस। देखिए नाम से थर्म मतलब जब थर्मल आया, थर्म आ गया, थर्म मतलब ये होता है हीट, तो किसको कीवर्ड को समझेंगे, थर्म। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिसिटी, फोटोलाइसिस फोटोन्स मतलब लाइट। ठीक है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट टूट के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2।
कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। और इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्विक लाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है, क्विक रिएक्शन होता है, तो इसलिए जो है इसको हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और CaCO3 को स्लैक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन। तो मान लिया H2O को ब्रेक डाउन करना है, इलेक्ट्रिसिटी देके, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो उसके बाद ब्रेक डाउन करते H2 और O2 बना देते हैं, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। लास्ट वन है फोटोलाइसिस में अगर हम लोग फोटोन्स का यूज करेंगे, मतलब लाइट एनर्जी का यूज करेंगे, तो एक एग्जांपल ऐसे देख के समझ सकते हैं, जैसे AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड ब्रेक हो जाता है Ag+Cl2 में टूट जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइसिस। और जो एनर्जी यूज करते हैं वो फोटोन्स होता है। तो हम समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग समझ गए होंगे, और कितने टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसको भी हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉइंट पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन, जैसे सब्स्टिट्यूशन नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी का जगह बदल देना, सब्स्टिट्यूट, है ना। मतलब कोई x था, x की जगह y आ गया, ठीक है। सिंपल। विस्थापित जानते हैं हम लोग, समझते हैं, नाम से भी स्पष्ट है कि डिस्प्लेस करना, किसी को पहले से जो मौजूद था उसकी जगह हटा के किसी और को डाल देना, तो उसी को तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो उसी टाइप का जो रिएक्शन होता है उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आप जैसे समझते हैं थोड़ा सा बढ़िया से इसको, कैसे, कुछ एग्जाम्पल दे के समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है Zn प्लस कॉपर सल्फेट। Zn क्या होता है? जिंक होता है। Zn क्या होता है? जिंक होता है। अगर वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब ऐसा होता है, जिंक सल्फेट होता है, कॉपर बाहर निकल जाता है, तो ये क्या उल्टा केस भी हो सकता है कि अगर कॉपर हो और जिंक सल्फेट का रिएक्शन हो, तो जिंक सल्फेट रिएक्शन हो तो क्या वो डिस्प्लेस करेगा? क्या कॉपर जिंक सल्फेट का रिएक्शन को डिस्प्लेस करेगा? तो नहीं करेगा। मेरा पॉइंट ये कहने का है, एक बार फिर से समझते हैं कि जिंक अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में कॉपर को हटा के, देखिए कॉपर को हटा के खुद जिंक को इस जगह पोजीशन ले लिया, कॉपर को अलग हटा दिया। लेकिन उल्टा केस में, मतलब अगर कॉपर रहेगा और जिंक सल्फेट रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? क्या कारण है कि क्यों नहीं रिएक्शन होगा? जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को तो हटा दे रहा है, लेकिन कॉपर जो है वो जिंक सल्फेट में से जिंक को नहीं हटा पा रहा है। तो यहाँ पे समझने के लिए हमको एक चीज़ और समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होगा वो तभी संभव है या तभी होगा जब रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट है, जैसे जिंक जो है एलिमेंट है रिएक्टिव सीरीज में, वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा इस सॉल्यूशन से। मतलब कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक, इसके कारण जो है कॉपर को हटा पाया। मतलब किसी सॉल्यूशन में से एलिमेंट को हटाने के लिए जो रिएक्ट कर रहा है उसका ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है, तभी हटा पाएगा, अन्यथा वो हटा नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब ये समझते हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, उसका तो हमको सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी तो जान पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा भी कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक समझते हैं, देखिए एक एक्टिविटी सीरीज है कि आपका एक सीक्वेंस दिया हुआ है। देखिए सबसे टॉप में है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब सबसे टॉप में है हमारा के किसको बोलते हैं? पोटेशियम, Na सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, इस टाइप से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ देखिए जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। कॉपर तो नीचे है और जिंक ऊपर है। तो जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है
वो उसी सॉल्यूशन को डिस्प्लेस करेगा जो उसके रिएक्टिव सीरीज में और नीचे है। मतलब उसका ज़्यादा रिएक्टिव होना ज़रूरी है किसी को भी डिस्प्लेस करने के लिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, अब यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है। Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो हम लोग फिर कॉपर को हटा दिया बाहर और Fe खुद जो है सो कॉपर सल्फेट का पोजिशन लिया, नहीं FeSO4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एटम्स जो होता है रिप्लेसेस द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ जो जुड़ा होता है उसको रिप्लेस कर देता है। और ये रिप्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब वो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव हो उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें जो रिएक्शन होता है वो ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ आयन, इसको याद रखना है, एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब आयन का एक्सचेंज से। देखिए जैसे क्या हो रहा है, AB और XY, ये A और B से मिलकर बना है, कोई कंपाउंड बना है, ये A और B से मिलकर और X और Y से मिलकर बना है। तो A और B जो मिला, तो ये जो है वो यहाँ देखिए, ये आयन्स और ये आयन्स, ये एक्सचेंज हो गया। पहला रिएक्टेंट का जो आयन था वो सेकंड रिएक्टेंट के आयन के साथ जुड़ गया, A और Y हो गया, और पहला रिएक्टेंट का जो सेकंड आयन था वो रिएक्टेंट का सेकंड आयन से जुड़ गया, मतलब एक्सचेंज हो गया आयन। A जुड़ गया X के साथ और B जुड़ गया Y के साथ, A जुड़ गया Y के साथ और B जुड़ गया X के साथ। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन in which exchange of ions or bonds to form two new compounds, है ना। तो आयोनिक, अब जनरली क्या होता है कि आयोनिक कंपाउंड में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ठीक है ना। तो अभी देखते हैं, समझते हैं MgCl2 प्लस KOH, MgCl2 प्लस KOH मतलब Mg और Cl2, ठीक है, MgCl2 है। अब इसमें Mg में 2 प्लस आयन है और इसमें Cl माइनस आयन, इसमें 2 माइनस भी है, दो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन का 1 होता है, 2 क्लोरीन का 2 हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग केटायन बोलते हैं, इसको हम लोग एनायन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसका आयंस जो है, Mg का जो आयंस है, Mg का जो आयंस है वो सेकंड रिएक्टेंट का आयंस के साथ जुड़ जाएगा। तो सेकंड रिएक्टेंट KOH था, तो KOH है, तो K प्लस OH माइनस। तो ये Mg जो है, Mg है वो OH माइनस के साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस का जुड़ जाएगा, तो MgOH2 बन गया। और K जो था, ये जो केटायंस था वो फर्स्ट वाले के साथ जुड़ जाएगा, KCl बना लेगा। ठीक है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, वो जनरली हम लोग दो तरह का पढ़ना है, एक होता है प्रेसिपिटेशन, एक होता है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट से मतलब होता है कि एक इनसॉल्युबल सॉलिड का जनरेशन हो जाता है, बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन, जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है ना। तो ऐसा टाइप का जो रिएक्शन होता है जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है आफ्टर द रिएक्शन, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट AgNu3 मिक्स विथ पोटेशियम क्लोराइड के साथ मिक्स करते हैं तो एक प्रेसिपिटेट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना। ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट का फॉर्म करता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। तो चूंकि यहाँ प्रेसिपिटेट बन गया इस रिएक्शन में, तो इसलिए इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है न्यूट्रल कर देना, मतलब जनरली जिसको हिंदी बोलते हैं उदासीनीकरण। मतलब कि अगर ऐसा रिएक्शन हो रहा है जैसे एसिड प्लस बेस का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे कि जब रिएक्टेंट में क्या होता है, रिएक्टेंट साइड में एसिड होता है, बेस होता है, तो वो रिएक्शन करने के बाद ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो वो आपस में जुड़ने के बाद साल्ट बना देता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देता है कि ना वो एसिडिक रहता है ना वो बेसिक रहता है, वो साल्ट बन जाता है। तो इस टाइप का रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। इसको थोड़ा देखते हैं बढ़िया से क्या है सर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कंबाइंड हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को हम लोग हिंदी में उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं और रिडक्शन को हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है ना, तो पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन इज एडेड। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। ठीक है ना, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है तो मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या तो वैसा रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और रिडक्शन उसका उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे हो जाता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन ऐड होगा। ठीक है, तो हम लोग अगर समझना रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ और किसका रिडक्शन हुआ, ये समझने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि रिएक्टेंट के साइड से, रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बन गया, अगर उसमें एडिशन हो गया ऑक्सीजन का तो कह देंगे किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का तो कह देंगे किसका रिडक्शन हुआ है। सिंपल सा है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल से थोड़ा और क्लियर समझते हैं कि ये होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है ना, और अगर दोनों रिएक्शन एक साथ हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर्स एट द सेम टाइम। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक रिएक्शन है उससे हम लोग समझते हैं, थोड़ा और क्लियर हो लेते हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। ठीक है, चलिए अब एक इक्वेशन है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके बनाता है, कॉपर बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। अब इसमें देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में रिएक्टेंट साइड में क्या था, ऑक्सीजन था। प्रोडक्ट साइड में जाके क्या देख रहे हैं कि तो ऑक्सीजन गायब हो गया। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में H2 था, प्रोडक्ट साइड में जाके क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो हम तो इजीली कह सकते हैं कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। काहे? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से जब प्रोडक्ट बना तो कॉपर ही रहा, ऑक्सीजन नहीं रहा, मतलब ऑक्सीजन चला गया तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन मतलब रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब रिडक्शन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन का यहाँ जाके H2O बन गया, H2 बन गया, मतलब इसमें ऐड हुआ कि रिमूव हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ प्रोडक्ट साइड में, तो ऐड हुआ तो ऑक्सीडाइज हुआ, ऐड हुआ मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, क्लियर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। ठीक है, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन H2 का, और कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन। समझ गए। अब एक और टर्म आता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो क्या होता है, अब इसको समझते हैं। एजेंट देखिए, पहले समझते हैं एजेंट। एजेंट किसको बोलते हैं हम लोग, नाम सुने होंगे, LIC एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट। वो क्या करता है, LIC एजेंट क्या करता है, क्या खुद LIC कराता है, नहीं कराता, वो किसी और का करवाता है। ट्रैवलिंग एजेंट क्या खुद घूमने जाता है, क्या किसी को घुमवाता है। आपको जाना है, मनाली जाना है, आपको घूमने जाना है, तो वो क्या करता है, खुद ना करके, खुद ना वो चीज़ करके वो किसी और को करवाता है। तो बस रिड्यूसिंग एजेंट भी वही हो गया, वो खुद ना रिड्यूज होकर किसी और को रिड्यूज करवाता है, तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। सेम वे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता है, किसी और को ऑक्सीडाइज कराता है, तो उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है हमारा, कॉपर ऑक्साइड
क्या कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड के कारण H2 जो है वो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है H2 का। कैसे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये अपना जो ऑक्सीजन उठा के हाइड्रोजन को दे दिया है, जिसके कारण हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया, जिसके कारण हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कराने में कौन जिम्मेदार, कौन कराया हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, कॉपर ऑक्साइड कराया। तो जो कराया वही ना एजेंट होगा। तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों ऑक्सीडाइजिंग हुआ, क्योंकि किसी और को ऑक्सीडाइज कराया, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट किसको हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट उसी तरह से जिसके कारण कोई और जो है सो रिड्यूज हो गया। तो कोई और रिड्यूज कौन हो गया, कॉपर का रिड्यूज हुआ, तो कॉपर रिड्यूज हो गया, तो कॉपर रिड्यूज हो गया। इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को समझ गए कि जो ऑक्सीडेशन कराता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसके कारण रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो हम समझते हैं कि इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया कॉपर ऑक्साइड और रिड्यूसिंग एजेंट हो गया हाइड्रोजन। क्लियर है इस बात को कि कैसे रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे। एग्जाम में अगर आ गया कि कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम लोग आराम से समझा देंगे कि वो अगर वो किसी और को ऑक्सीडाइज करा दे रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी और को रिड्यूस करा दे रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक और रिएक्शन है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, मतलब एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जो, देखिए इसको समझिए, एक्जो और इंडो, एक्जो और इंडो। एक्जो मतलब निकल रहा है, इंडो मतलब आ रहा है। इंडो, इंडोर गेम सुने ना, उससे थोड़ा कोरिलेट कर सकते हैं। इंडो, एक्जो मतलब जा रहा है, निकल रहा है। तो क्या निकल रहा है, एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन जिससे एनर्जी रिलीज होगा, वैसा रिएक्शन को एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। अब वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकता है, नॉर्मली हीट के फॉर्म में होगा मान लीजिए। तो अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और उसका उल्टा हो गया इंडोथर्मिक। ऐसा केमिकल रिएक्शन जो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, मतलब जिसको ऑब्जर्व करने के बाद रिएक्शन होता है, ठीक है, तो उसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दिया है एक्जोथर्मिक का, सिंपल एग्जाम, जो भी कंबसन का जो प्रोसेस होता है, कंबसन का जो प्रोसेस होता है वो हमारा एक्जोथर्मिक का एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि कंबसन जब हो जाता है, C+O2 जब हमारा बनता है, CO2 बनता है प्लस हीट निकलता है, प्लस हीट निकलता है, तो वो एक्जोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। दूसरा होता है CH4+O2, जब हमारा ये होता है मीथेन, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है, H2O बनाता है, और उसमें एनर्जी निकलता है। ठीक है ना, एनर्जी निकलता है। तो ये भी हमारा एक्जोथर्मिक एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। अब आते हैं कि इंडोथर्मिक एग्जांपल कौन हुआ। मतलब इंडोथर्मिक में एनर्जी चाहिए उसको, वो रिलीज करेगा नहीं। तो एनर्जी चाहिए तो कौन सा एनर्जी चाहिए, जैसे देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका है जो हम लोग को आगे पढ़ना भी रहेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटो क्या बताए थे, फोटो मतलब पैकेट ऑफ एनर्जी। कौन सा पैकेट ऑफ एनर्जी, लाइट का पैकेट, मतलब लाइट एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन। तो फोटोन से बना फोटो, फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एनर्जी, मतलब सूर्य का रोशनी से जो पेड़ पौधे जो अपना खाना बनाते हैं उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसको हम लोग और डिटेल में जब बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्लियर समझेंगे। यहाँ पे हमको इतना समझ लेते हैं कि लाइट एनर्जी लेता है, एब्जॉर्ब करता है, तो प्लांट जो होता है अपना भोजन बनाता है, यानी कि उसमें जो रिएक्शन होता है उसको इंडोथर्मिक बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी लेता है उसके बाद होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि एक्जोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन को हम लोग एनफ समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। अब आगे समझते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर लाइफ। अब समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होता है वो हमारे लाइफ में क्या क्या कॉमन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है और क्या क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे, उसको समझते हैं। तो सबसे पहला है कोरोजन। सबसे पहला है कोरोजन, ठीक है ना, जिसको हम लोग जंग लगना, संक्षारण। ठीक है ना।
तो कोरोजन क्या होता है? जो ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट, मतलब मॉइस्चर के इम्पैक्ट में आने के बाद और इन द एयर कांटेक्ट में आने के बाद मेटल का ग्रेजुअल डिग्रेडेशन होता है, मतलब टूटने लगता है ना, उसका डिवैल्यूएशन होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, ड्यूट्रेट्स होने लगता है। तो इस टाइप के चीज़ों को, इस टाइप के इम्पैक्ट को, इस टाइप के प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन जो होता है, आयरन को अगर हम लोग पानी में रख देंगे या हवा में रख देंगे तो रस्ट बना देगा, जिसको हम लोग आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो उसका मतलब ये बोलेंगे कि उसमें जंग लग गया, ठीक है ना, जंग लग गया। तो ये जनरली प्रोसेस दिखता है। तो अब वो जंग लग गया तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, या बेटर ये कह सकते हैं क्या क्या डिफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जंग लग गया तो उससे हमारा तो वो मटेरियल तो डिग्रेड ही हो गया, ठीक है ना। तो डिग्रेड हो गया तो क्या क्या इसका ये हो सकता है, लॉस क्या हो सकता है। देखिए, पहला होता है वीकेनिंग ऑफ स्ट्रक्चर। अब जो जितना पहले वो रिजिड था, जितना पहले वो सॉलिड था, जितना पहले वो स्ट्रॉन्ग था, अब उतना रहेगा नहीं, ठीक है ना। वो अपना स्ट्रेंथ को लूज करेगा। तो स्ट्रेंथ को लूज करेगा मतलब उसका टूटने का चांसेस बढ़ते जाएगा, और मतलब टूटने के चांसेस बढ़ते जाएगा, और मतलब इसका अगर स्ट्रेस पड़ेगा, उस पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो जल्दी बेंड हो सकता है या टूटने का चांसेस बढ़ेगा। तो जंग लगा हुआ चीज़ जो है सो अगर यूज करेंगे तो हमेशा खतरे में रहेंगे कि पता नहीं कब टूट जाए। पहला इम्पैक्ट हो गया ये। दूसरा, रिड्यूस लाइफ स्पान। ऑब्वियसली उसका जो है सो उसका लाइफ स्पान मतलब जो उसका लाइफ साइकिल है घटा देगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर वीकेन हो चुका है। तो उसका लाइफ जो जो हो सकता है 10 साल चलने वाला था, अब हो सकता है 5 साल चले, हो सकता है 6 साल चले, उसका लाइफ को घटा दिया। ठीक है। इक्विपमेंट फेलियर, मतलब वही हुआ कि उसका मशीनरी और अदर इक्विपमेंट जो है सो फेल हो सकता है, ठीक है ना। तो वो फेल हो जाएगा तो सेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है, मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेंजर में हमेशा रह सकता है, ठीक है ना। तो ये तीसरा पॉइंट हो सकता है, हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब इतना आता है कि इसको रोकने का कुछ तरीका भी है, रोकने का कुछ हमारा तरीका है। देखिए तरीका क्या है। मेथड, उसमें पेंट कर देंगे तो उसका एयर के साथ कांटेक्ट कम हो जाएगा, छूट जाएगा। तो उसका एयर को ब्लॉक करेंगे, मॉइस्चर को ब्लॉक करेंगे तो इसका कोरोजन को घटा सकते हैं, मतलब कोरोजन को रोक सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा ऑयलिंग करके, दूसरा ऑयलिंग कर देंगे तो ऑयलिंग करके भी हम लोग कम कर सकते हैं। तीसरा, जिंक का कोटिंग का, जिसको हम लोग बोलते हैं गाल्वेनाइजेशन करना, ठीक है ना, जिंक कोटिंग डाल के भी हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये तरीका हो गया, कॉमन तरीका है रस्टिंग को रोकने का, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी जिसको हम हिंदी बोलते हैं विकृत सुगंधिता, या फिर कॉमनली इसको बोलते हैं बासी होना, बासी खाना जो होता है, बासी जो होता है उसको हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस वेयर फैट एंड ऑयल, जो फूड में जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है या हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो उसके कारण लीडिंग टू अनप्लीजेंट टेस्ट, मतलब ऐसा टेस्ट जो अच्छा ना लगे खाना, अनप्लीजेंट हो, और स्मेल, बैड स्मेल, मेकिंग द फूड अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन, मतलब वो खाने के लिए उपयुक्त तो नहीं होता है। और ये क्यों होता है? दिस केमिकल चेंजेज ऑफन ड्यू टू द एक्सपोजर टू लाइट मॉइस्चर, मतलब अगर मॉइस्चर में रख देंगे, एयर के में एक्सपोज कर देंगे तो ये रेंसिडिटी होने का चांस रहता है। अब वो किसके कारण होता है? क्योंकि उसमें जो उपस्थित फैट होता है या ऑयल होता है। तो इस प्रक्रिया को रेंसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, होने का कारण क्या? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इन द एयर react with the unsaturated fat and oil causing them to break down and produce of flavor and odors, मतलब जो ऑक्सीजन जो होता है एयर का वो रिएक्ट कर जाता है फैट एंड ऑयल के साथ और उसको जो बनाता है, उसके कारण रेंसिडिटी हो जाता है, जिसके कारण उसका स्मेल बैड स्मेल हो जाता है, ठीक है ना, अनप्लीजेंट टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। Moisture can also cause fat and oil to break down, releasing fatty acids and glycerols, which can contribute to rancidity, मतलब रेंसिडिटी आपका इसके कारण भी हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं इसको रोकने का क्या क्या तरीका हो सकता है, रेंसिडिटी को रोकने का क्या क्या तरीका हो सकता है। चलिए, रेंसिडिटी को रोकने का तरीका क्या है? पहला है एयर टाइट
कंटेनर, मतलब ऐसा कंटेनर को एयर टाइट कर दे कि हवा जो है सो उसमें प्रवेश ना कर सके, हवा उसमें घुस ना सके। मतलब ऐसा जगह फूड को स्टोर करेंगे कि जहाँ से ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट को ही हम जो है सो ख़त्म कर देंगे। और जब ऑक्सीजन आएगा ही नहीं तो वो फैट और ऑयल से रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो एयर टाइट कंटेनर से भी हम कर सकते हैं, रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग, जो हम लोग अक्सर घर में रेफ्रिजरेटर रखते हैं, फ्रिज रखते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, खाना जो होता है हम लोग जो बच जाता है खाना, उसको क्या करते हैं हम लोग फ्रिज में डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? ताकि उसका जो केमिकल रिएक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। लो टेम्परेचर लो रहता है तो कम टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो वो खाना क्या होता है कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फ्रिज में डाल दिया तो एकदम वो 20 दिन 25 दिन डाल तो ख़राब नहीं होगा, लेकिन जो खाना अगले दिन ख़राब होने वाला था बाहर रहने से, वो फ्रिज में 2 दिन 3 दिन आराम से चल जाएगा, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शन को स्लो डाउन कर चुका रहेगा। तो वो तरीके से भी हम रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। वो जब एंटीऑक्सीडेंट, एंटी मतलब क्या होगा, उल्टा ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को रोकने वाला, ऑक्सीडेशन का उल्टा मतलब ऑक्सीडेशन, ऐसा चीज़ जो ऑक्सीडेशन को होने नहीं देगा या उसको प्रिवेंट करेगा या उसको स्लो डाउन करेगा। तो वैसा चीज़ को यूज करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट, उसको यूज करके कर सकते हैं। चौथा होता है नाइट्रोजन फ्लशिंग। नाइट्रोजन फ्लशिंग जनरली हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन फ्लशिंग का जो बात कर रहे हैं ये होता है कि जैसे कि नाइट्रोजन फ्लशिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल है चिप्स का पैकेट। जो हम लोग चिप्स का पैकेट खाते हैं, कुरकुरे, लेज, उसमें क्या होता है, अंदर में नाइट्रोजन जो है डाला दिया रहता है। वो जो खाली हवा जो भरा हुआ रहता है ना, खाली हवा ही भरा रहता है, उसमें चिप्स रहता नहीं है। तो वो जो हवा भरा होता है ना वो नाइट्रोजन गैस होता है। और नाइट्रोजन गैस क्या करता है कि आपका ऑक्सीजन कम हो गया, नाइट्रोजन डाल दिए तो ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीजन कम रहा या नहीं रहा तो क्या वो ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, प्रिवेंट करेगा। ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट दे देगा पैकेट। तो जब ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट रहेगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रेसिडिटी नहीं होगा, रेसिडिटी नहीं होगा तब बासी नहीं होगा, बासी नहीं होगा तो अनप्लीजेंट जो हम लोग टेस्ट बोलते हैं वो नहीं आएगा। तो ये सब कॉमन तरीका है इसको रेसिडिटी को प्रिवेंट करने का। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग इस पॉइंट को समझ गए होंगे, रेसिडिटी को कि कैसे होता है, क्यों होता है और कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है, चलिए थैंक यू। तो हम लोग पहला चैप्टर को थ्योरी को एक एक करके हम लोग समझे, ठीक है ना, कवर किए। तो आई होप कि हम लोग चैप्टर को समझा पाए हैं। बाकी जब हम लोग इसका सेकंड पार्ट जो कि क्वेश्चन आंसर होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो जो हम लोग थ्योरी में जो हम लोग समझे हैं उसमें और एग्जांपल के साथ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। ठीक है ना, तो चलिए ख़त्म करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।